अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट के सिलेबस का एक बहुत अहम चैप्टर है ये, और चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सिलेबस क्या कहता है इसका? एमडी कैट के सिलेबस के मुताबिक इसमें हमें कार्टिलेज पर बात करना है। कार्टिलेज को हम डिस्कस करेंगे बेटा। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ मसल्स की मुख्तलिफ इक़साम। जैसे कि आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि मसल्स की 3 इक़साम है, तीनों इक़साम हमें डिस्कस करना है। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ये तीनों टाइप के मसल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मज़ीद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, और उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज़्म आपको पढ़ाया गया है स्केलेटल मसल का थ्योरी के अंदर, तो वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है एमडी कैट के। इसके अलावा हमें जॉइंट्स पर बात करनी है, जॉइंट्स की मुख्तलिफ इक़साम, और स्केलेटल सिस्टम के कई डिसऑर्डर हमारी बुक में मौजूद थे, लेकिन टीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक ही डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, जो कि है आर्थराइटिस। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सिलेबस की। तो कोशिश की है कि जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे, और फिर उन टॉपिक से रिलेटेड जो बातें आती चली जाएंगी डिस्कशन में, वो हम इंशाल्लाह आपको समझाते चले जाएंगे। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि पहला एमसीक्यू ज़रा देखिए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल इज, हमारे स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा आप इस बात को समझिए कि देखिए हमारी पूरी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं, पूरी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स वो हैं 206। ठीक है, 206 हड्डियाँ एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी में पाई जाती हैं, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की। और अगर छोटे बच्चों की, न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं, तो उसकी बॉडी में हड्डियों की तादाद 300 होती है। अब जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, बड़ा होता चला जाता है, उसकी जो छोटी छोटी कई ऐसी हड्डियां हैं जो बड़ी हड्डियों के साथ जम हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं, और फिर वो इस बड़ी बोन का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअली एज के साथ साथ ये 300 हड्डियाँ कम होते होते 206 की तादाद पे आके ये रुक जाती है तादाद। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़ 206। अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। देखिए एक बात समझिएगा पहले, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन स्केलेटन की, ह्यूमन स्केलेटन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। स्केलेटन का एक हिस्सा कहलाता है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा पार्ट कहलाता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 3 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ का नाम है स्कल,
दूसरी चीज़ का नाम है वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरी चीज़ का नाम है रिब केज। ठीक है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें जो बोन्स शामिल हैं उन बोन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यानी ये कुछ बोन्स हैं जो इकट्ठा होकर गर्डल्स की तश्कील करती हैं। गर्डल्स हड्डियों का वो कलेक्शन होता है जिनके साथ हमारे लिम्स अटैच होते हैं। और इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल हैं लिम्ब बोन्स, यानी हमारे हाथ और पैर बनाने वाली हड्डियाँ। गर्डल्स की दो टाइप्स हैं। अपर लिम्ब की अटैचमेंट के लिए जो गर्डल मौजूद है उस गर्डल का नाम है पेक्टोरल, और लोअर लिम्ब के अटैचमेंट के लिए जो गर्डल हमारी बॉडी में मौजूद है उसका नाम है पेल्विक गर्डल। ठीक है, लिम्स की अगर बात की जाए तो जो अपर लिम्ब है हमारा, और लोअर लिम्ब, चाहे लिम्ब अपर हो चाहे लोअर, इनमें नंबर ऑफ बोन्स दोनों में कांस्टेंट है। उस पर एक एमसीक्यू आएगा, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक मैंने आपके सामने एक समझ लीजिए कि एक नक्शा खींच दिया कि स्केलेटन में जो हड्डियां शामिल हैं उन हड्डियों को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये पूछा गया है बच्चों आपसे कि हमें बताना ये है कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स शामिल है। स्कल में देखिए, स्कल में पाई जाने वाली जो बोन्स हैं, एक तो कहलाती हैं क्रेनियम बोन्स। इनकी तादाद होती है 8। ये ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। इसके अलावा जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर ब्रेन बॉक्स है वो क्रेनियम बोन्स है। उसके नीचे का हिस्सा यानी हमारा पूरा जो फेस होता है उसको बनाने वाली जो बोन्स हैं उन्हें फेशियल बोन्स का नाम दिया जाता है। और फेशियल बोन्स की जो तादाद होती है वो होती है 14। ठीक है, आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि शायद यही टोटल बोन है। इन टोटल उनको काउंट करेंगे तो 22 की तादाद आ जाएगी। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी राइट है। लेकिन ये पूछा गया है कि स्कल में टोटल बोन्स कितने हैं। ठीक है, तो अब कुछ बोन्स और हैं। ठीक है, उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है बोन्स की जिनको हम कहते हैं ऑसिकल्स। ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है, इनके ज़रिए हम सुनते हैं। एक एक कान में 3-3 ऑसिकल्स होती हैं, तो 2 कानों में 6 ऑसिकल्स पाई जाती हैं। इनके ज़रिए हम सुनते हैं। ये मूव करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। एयर ड्रम से जब साउंड वेव्स टकराती हैं, एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन से ऑसिकल भी वाइब्रेट करती हैं। ठीक है, और 3 ऑसिकल्स होती हैं। ऑसिकल्स सबसे छोटी हड्डियां कहलाती हैं बॉडी की। अगर ये एमसीक्यू आ जाता है डैश आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो आप कहेंगे ऑसिकल्स। 3 ऑसिकल्स हैं। एक ऑसिकल का नाम है स्टेप, दूसरी ऑसिकल का नाम है इनकस, और तीसरी ऑसिकल का नाम है मैलियस। ठीक है, तो अगर इनमें भी अगर आप ये कहेंगे कि भाई सबसे छोटी वाली ऑसिकल कौन सी होती हैं, सबसे छोटी, अगर मैं ऑसिकल में भी छोटी से छोटी कहूँगा तो फिर मैं कहूँगा स्टेप सबसे छोटी हड्डी है। समझ रहे हैं? लेकिन बाहर इतनी डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑसिकल आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। तो 6 ऑसिकल्स हो गए। एक बोन और है जिसका तस्करा आमतौर पर ज़रा कम किताबों में लिखा मिलता हमें। हमारी जो ज़बान है वो भी आपको पता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसको मसल्स को मूव करने के लिए कहीं ना कहीं बोन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ज़बान जो हमारी जिस जगह पर चिपकी हुई होती है बैक साइड पर, तो वहाँ पर एक आर्क लाइक बोन पाई जाती है। सिंगल बोन होती है आर्क लाइक, और बोन का नाम है हाईवाइड बोन। ये ज़बान के नीचे होती है, बिलो द टंग, ज़बान को सपोर्ट देती है, एक ही हड्डी होती है।
तो भाई ये स्कल में पाई जाने वाली टोटल जो बोन्स हैं उनकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। ये तादाद गिनिएगा, 8 और 14 22, 22 और 6 28 और 1 29। तो राइट आंसर क्या बन गया भाई? 29, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाकी एमसीक्यू ज़रा जल्दी हम करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच मेटालिक आयंस आर इन्वॉल्व्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यकीनन सब बच्चों को याद होना चाहिए कि वो होते हैं कैल्शियम आयन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेम द न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है? उस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। एमसीक्यू नंबर 4, विच प्रोटीन इज नॉट द पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं मायोफिलामेंट पे बात कर लूँ। देखिए मायोफिलामेंट की बात हो रही है। हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, मसल फाइबर एक सिंगल सेल होता है। मसल फाइबर में जो कि एक सिंगल सेल है, इसके अंदर लातादाद धागे, बारीक बारीक प्रोटीन के धागे पाए जाते हैं, जो कहलाते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ये मायोफाइब्रिल बने हुए होते हैं मायोफिलामेंट्स के, यानी ये जो धागे हैं, इन धागों को बनाने वाले जो धागे हैं वो कहलाते हैं मायोफिलामेंट्स। अच्छा, ये जो मायोफिलामेंट्स होते हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं। मायोफिलामेंट्स की एक टाइप का नाम है थिन मायोफिलामेंट, दूसरे कहलाते हैं थिक मायोफिलामेंट। एक होते हैं थिक फिलामेंट, एक कहलाते हैं थिन फिलामेंट। अच्छा, जो थिन मायोफिलामेंट हैं, इसमें 3 अक़साम के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जबकि जो थिक मायोफिलामेंट है उसमें एक ही प्रोटीन होता है, प्रोटीन की एक ही टाइप है, इसका नाम है मायोसिन प्रोटीन। ठीक है जी। तो जो एमसीक्यू पूछा गया था, उम्मीद है कि आपका आंसर यहाँ पर मिल गया होगा कि विच प्रोटीन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ थिन मायोफिलामेंट। थिन मायोफिलामेंट में कौन सा प्रोटीन शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे मायोसिन प्रोटीन शामिल नहीं है, क्योंकि वो थिक फिलामेंट का, थिक मायोफिलामेंट का हिस्सा होता है। एमसीक्यू नंबर 5, विच इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इनमें कौन सी बीमारी ऐसी है विच इज़ नॉट, हाँ, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। माइक्रोसेफेली तो कंफर्म्ड होता ही बाय बर्थ है। क्लेफ्ट पैलेट, ये भी बाय बर्थ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिसऑर्डर है बच्चों, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये वो बीमारी है जो आम तौर पर ख़वातीन को होती है। ओल्ड एज वेमेन को ये बीमारी होती है, और ये बीमारी ज़ाहिर होती है आफ्टर मीनोपॉज। और इसकी मेन जो वजह है ऑस्टियोपोरोसिस की, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, और कैल्शियम की कमी की जो वजह है वो है एक हार्मोन का ना पाया जाना, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्योंकि मेनोपॉज के बाद ओवरीज काम करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है। हड्डियों में कैल्शियम को सप्लाई करना, हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट करने में इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ये हार्मोन नहीं होगा तो हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिशन नहीं हो पाएगा, जिससे हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं
पोरस होने लगती हैं, सुराख पैदा हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, ईजिली ब्रेकेबल हो जाती हैं। तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो हार्मोनल थेरेपी के ज़रिए होता है, ध्यान में रखिएगा। और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि बीमारी जो है ये ओल्ड एज वेमेन को होती है ये बीमारी, और कब होती है? आफ्टर मेनोपॉज, एंड ऑफ फर्टिलिटी। मेनोपॉज का मतलब होता है एंड ऑफ द फर्टिलिटी इन फीमेल इज नोन एज मेनोपॉज। ठीक है। MCQ नंबर 6, द एंटागोनिस्टिक मसल विच ब्रिंग द लिम्ब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रोट्रैक्टर मसल जो है वो लिम्ब को आगे की जानिब लाने का काम करते हैं। रिट्रैक्टर जो है ये इसका एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट मसल है। एंटागोनिस्टिक मसल ऐसे दो मसल को कहते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मीनवाइल उसी टाइम जो है वो दूसरा वाला जो है वो रिलैक्स्ड होगा। तो प्रोट्रैक्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिम्ब को लेके जाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर, रिट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लिम्ब बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। गिलेनॉइड कैविटी इज फाउंड इन, गिलेनॉइड कैविटी बेसिकली पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा होती है। पेक्टोरल, अच्छा पेक्टोरल गर्डल के बारे में भी आपको बताते चलूँ कि देखिए पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स शामिल हैं। ठीक है, एक बोन का नाम है क्लैविकल और दूसरी बोन का नाम है स्कैप्यूला। ठीक है, एक होती है क्लैविकल और दूसरी होती है स्कैप्यूला। तो पेक्टोरल गर्डल में मैंने जैसे कि आपसे कहा कि दो बोन्स हैं और दोनों पेयर्ड होती है, तो टोटल बोन्स की तादाद 4 हो जाती है। यहाँ पर एक है क्लैविकल, उसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी होती है स्कैप्यूला। ये मैं इसलिए ख़ास तौर पर बच्चों जिक्र कर रहा हूँ इसका कि जो ग्लेनोइड कैविटी है ना वो बेसिकली उसका ताल्लुक है स्कैप्यूला के साथ। ये वो कैविटी है जिसके अंदर ह्यूमरस बोन आकर फिक्स होती है। ठीक है, और इस कनेक्शन को यानी पेक्टोरल गर्डल की स्कैप्यूला बोन में मौजूद ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस बोन का जब हेड फिक्स हो जाता है तो इस कनेक्शन का एक नाम है। इस कनेक्शन को कहते हैं ग्लेनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ग्लेनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जवाब तो पेक्टोरल गर्डल आ चुका था, लेकिन मैंने इसलिए मजीद आगे की बात बता दी। हो सकता है कोई एग्जाम यहाँ ऑप्शन पेक्टोरल गर्डल का हो ही नहीं और वहाँ स्कैप्यूला का ऑप्शन हो। ठीक है, 2 इनॉमिनेट बोन्स आर द पार्ट ऑफ। 2 इनॉमिनेट बोन किस चीज़ का हिस्सा है? 2 इनॉमिनेट बोन बेसिकली पेल्विक गर्डल बनाने का काम करती हैं। ठीक है, पेल्विक गर्डल 2 हड्डियों से मिलकर बनता है। दोनों हड्डियों को क्या कहते हैं? इनॉमिनेट बोन। अच्छा, अब जो इनॉमिनेट बोन है ये इटसेल्फ 3 हड्डियों का मजमूआ है जिस पर आगे एमसीक्यू आएगा, इलियम, प्यूबिस और स्कियम। ठीक है, इस पर हम आगे एमसीक्यू आ जाएगा, वो कवर हो जाएगी बात। एमसीक्यू नंबर 9 जरा देखिए, द मैच्योर सेल्स ऑफ बोन आर कॉल्ड। बोन्स में पाए जाने वाले मैच्योर सेल्स को क्या कहते हैं? देखिए, बोन्स के मैच्योर सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट बोन के वो सेल हैं जो डिवाइड होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, इनकी डिवीजन से बनते हैं नए ऑस्टियोसाइट। जब ऑस्टियोसाइट पुराने हो जाते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट नामी ये जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ये दरअसल एक तरह के मैक्रोफेजिस टाइप के सेल्स होते हैं जो कि पुराने ज़िंदगी मुकम्मल कर लेने वाले ऑस्टियोसाइट्स को ये इनगल्फ करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, फिर उनकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड होकर नए ऑस्टियोसाइट बनाते हैं। तो बोन में जो सबसे ज़्यादा तादाद में सेल्स पाए जाते हैं उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं और यही बोन्स के मैच्योर सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट डिवाइड होने वाले बोन के सेल हैं जिनकी डिवीजन से नए ऑस्टियोसाइट बनेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट का काम है पुराने ऑस्टियोसाइट को इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देना। एमसीक्यू नंबर 10, द मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स बाय द हेल्प ऑफ। मसल्स और को बोन के साथ अटैच करने के लिए जो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं उन कनेक्टिव टिश्यूज़ को कहते हैं टेंडन्स।
MCQ नंबर 11, द जॉइंट इन बिटवीन द वर्टिब्री आर, जो हमारी बैकबोन वर्टिब्री के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उन जॉइंट्स को क्या कहा जाता है, तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। द नी एंड एल्बो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश जॉइंट, ठीक है। नी और एल्बो जो है ये बेसिकली हिंज जॉइंट की एग्जाम्पल्स हैं। ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन कंटेन्स डैश बोन्स, हमारे हर लिम्ब के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो कितना होता है, 30। इसका मतलब ये हुआ कि 4 लिम्ब्स हैं हमारी बॉडी में, तो टोटल बोन्स चारों लिम्ब्स की मिला ले तो 120 बोन्स बनती है, ठीक है। और अपर लिम्ब की अगर मैं बात करता हूँ, अपर लिम्ब में पाई जाने वाली जो 30 हड्डियाँ हैं उनकी अगर मैं डिटेल लिखूँ तो पहली जो बोन है वो ह्यूमरस कहलाती है, ठीक है। दूसरी बोन का नाम है रेडियस, तीसरी बोन का नाम है अल्ना, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कार्पल्स। अच्छा, कार्पल्स को रिस्ट बोन भी कहा जाता है, रिस्ट बोन, और इनकी तादाद 8 होती है। उसके बाद होती हैं मेटाकार्पल्स, इनको पाम बोन्स कहते हैं, इनकी तादाद 5 होती है। और उसके बाद होती हैं फेलेंजेस, और एक हाथ में फेलेंजेस की तादाद 14 होती है। तो आप इनको तादाद अगर गिन लीजिएगा, 14 और 5 जो है 19 हो जाएगा, 19 और 8 जमा करेंगे 27, 28, 29, 30, तो इसका मतलब है 30 बोन्स हो गए। ये अपर लिम्ब की डिटेल हो गई। अच्छा, अब मैं अगर लोअर लिम्ब की बात करता हूँ, लोअर लिम्ब के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो 30 ही होता है। पहली बोन है उसका नाम है फीमर, ये जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी होती है। देखिए ऑसिकल जैसे कि कहा गया हमने सबसे छोटी हड्डियाँ हैं, तो सबसे बड़ी भी तो कोई ना कोई होगी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। फिर उसके बाद होती है टीबिया, TIBIA, टीबिया, फेबुला। उसके बाद होती हैं टार्सल, टार्सल्स को एंकल बोन्स भी कहते हैं। इनकी तादाद होती है 7। पैटीला, पैटीला को ये सिंगल बोन होती है, और सिसमॉइड बोन भी कहते हैं इसको। सिसमॉइड, सिसमॉइड बोन, या इसको नी कैप भी कहा जाता है। सिंगल बोन है ये भी। उसके बाद होती है मेटा टार्सल्स, इनको सोल बोन्स कहते हैं, पैर के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। इनकी तादाद 5 होती है। उसके बाद फेलेंजिस, इनकी तादाद वही 14 होती है। और पैरों की जो फेलेंजिस है ना, इनको टो बोन्स कहते हैं, टो बोन्स, तादाद इनकी 14 होती है। अब इनको अगर आप गिन लें 14 और 5 19, पैटीला जो है 20, 7 जमा करेंगे 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो टोटल जो है ये हो गया जनाब 30 बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है। MCQ नंबर 14, इलियम, स्कियम, प्यूबिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर कंबाइंड टू फॉर्म, ये 3 हड्डियां मिलकर इनॉमिनेट बोन बनाती हैं, और 2 इनॉमिनेट बोन मिलकर क्या बनाती हैं, पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन करती हैं।
MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज द पार्ट ऑफ फोर लिम्ब, हमारे फोर लिम्ब में इनमें से कौन सी बोन शामिल है। ठीक है, तो अल्ना शामिल है, बाकी जो बोन्स के नेम्स हैं आपके सामने हैं, ये सब नाम मैंने लिख दिए हैं। ठीक है ना, ये हमारे हाइंड लिम्ब या लोअर लिम्ब का हिस्सा है, फोर लिम्ब का मतलब है अपर लिम्ब। क्लाविकल एंड स्कैप्यूला आर द पार्ट ऑफ, भी डिस्कशन हमने कर ली है, क्लाविकल और स्कैप्यूला का ताल्लुक किसके साथ है, पेक्टोरल गर्डल के साथ है। मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेजेस आर कॉल्ड, कार्टिलेज के मैच्योर सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। MCQ नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज, अब पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में 33 होता है, लेकिन देखिए बुक में दो जुमले लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री 33। अच्छा, अब एक और जुमला सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम आफ्टर फ्यूजन, अगर ये आफ्टर फ्यूजन का वर्ड आ जाए तो फिर 26 वाला आंसर जो है फिर ये राइट होता, लेकिन यहाँ पर आफ्टर फ्यूजन वाली कोई बात नहीं की गई। ठीक है, तो 33 वर्टिब्री जो है वो टोटल 33 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं MCQ नंबर 19, दीज सेल्स आर इक्विप्ड विथ फेगोसाइटिक लाइक मैकेनिज्म, जैसे फेगोसाइट्स होते हैं वाला मैकेनिज्म कौन से सेल हैं जो प्ले करते हैं, इन्वॉल्व्ड इन बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड ब्रेक डाउन प्रोसेस, हड्डियों को तोड़ने का काम, उनको रीअब्जॉर्ब करने का मतलब है उनमें से कैल्शियम को निकालने का काम कौन से सेल्स करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पुराने ऑस्टियोसाइट को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं। उसके बाद है एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एक्सियल स्केलेटन में स्कल शामिल है, ठीक है, रिब केज शामिल है, स्टर्नम जो है ना, स्टर्नम रिब केज में स्टर्नम शामिल है। देखिए जो रिब केज होता है हमारा, रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, ऑफ रिब्स, और प्लस एक हड्डी होती है जो बीच में पाई जाती है, उसको स्टर्नम कहा जाता है, चेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये टोटल जो हमारा रिब केज है उसमें 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, रिब्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा, रिब के अंदर जो शुरू वाली 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है। ठीक है, ये 7 पेयर्स होते हैं इनके, और उसके बाद होती है फॉल्स रिब, फॉल्स रिब के 3 पेयर्स होते हैं, और लास्ट में जो रिब्स होती हैं उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, इनके 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा फ़र्क क्या होता है, ट्रू रिब्स होती हैं जो स्टर्नम से कनेक्ट हो जाती हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टर्नम। ठीक है, फॉल्स रिब जो है ये स्टर्नम से तो कनेक्ट नहीं होती हैं, जो 7th पेयर का कार्टिलेज होता है उसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, उसके साथ ये चिपकी हुई होती है फॉल्स रिब, लेकिन स्टर्नम से ये जुड़ी हुई नहीं होती। फ्लोटिंग रिब वो होती हैं जो बैकबोन से अराइज तो होती हैं लेकिन सामने उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो भाई ये एक्सियल स्केलेटन में क्लेविकल शामिल नहीं है क्योंकि वो पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है, यानी वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द कार्डियक मसल्स आर रेगुलेटेड बाय, तो ये SAN का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड, SAN का मतलब है साइनो एट्रियल नोड, इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट, या हार्ट बीट पैदा करने के लिए करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, दूसरा हार्ट बीट पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी असर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनेगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, ए और सी। ठीक है, ऐसे नोड भी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। द जॉइंट्स इन बिटवीन द फैलेंजेस आर कॉल्ड, उंगलियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं यानी जो उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं फैलेंजेस,
उनके दरमियान में जो जॉइंट्स होते हैं उनको सैडल जॉइंट्स कहते हैं। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन द कैल्शियम आइंस आर सिक्रीटेड फ्रॉम, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस वक्त कैल्शियम आयन कौन सिक्रीट करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जाई बॉडीज। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसका जो नाम बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। MCQ नंबर 24, डैश इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, बात हो चुकी है, फीमर उस बोन का नाम है। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन द कैल्शियम आइंस बाइंड विथ, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त कैल्शियम आइन एक मखसूस प्रोटीन के साथ आकर बाइंड होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन, इसके साथ आके कैल्शियम आइन अटैच हो जाते हैं। द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय कोटेड कवर्ड बाय, ठीक है ये छोड़ दीजिए टाइप मिस्टेक है, कवर्ड बाय। बेसिकली जो हमारी बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है होती है, यानी वो बोन का वो हिस्सा जो दूसरी बोन से कनेक्ट हुआ हुआ है ना, जैसे ह्यूमरस का हेड है तो वहाँ पर एक पतली सी लेयर होती है कार्टिलेज की, उसे क्या कहते हैं? तो बेसिकली वो कार्टिलेज की एक टाइप है, उस कार्टिलेज का नाम है हाईलाइन कार्टिलेज, इसकी कोटिंग पाई जाती है। MCQ नंबर 27, डैश आर द रीजन वेयर द थिन एंड थिक फिलामेंट्स आर कंबाइंड, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थिक और थिन फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनके दरमियान में जो कनेक्शंस पैदा होते हैं उन कनेक्शंस को क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। MCQ नंबर 28, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। यूरिनरी ब्लैडर एंड डायफ्राम कंटेन डैश मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर और डायफ्राम में कौन से मसल्स पाए जाते हैं? स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री होते हैं, याद रखिएगा। आफ्टर रिसीविंग अ नर्व इम्पल्स द मसल शोज ऑल और नो रिस्पॉन्स, बुक में लिखा हुआ है कि मसल जब नर्व इम्पल्स आता है तो मसल्स ऑल और नो रिस्पॉन्स पैदा करता है। तो ऑल और नो रिस्पॉन्स के मायने क्या है? व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है ऑल और नो रिस्पॉन्स का? तो पहला ऑप्शन है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट्स फुल्ली, यानी मसल जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑल और नो रिस्पॉन्स का क्या ये मतलब होता है? दूसरा ऑप्शन देखिए, मसल डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नर्व इम्पल्स आ गया मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि मसल्स वेट फॉर अ न्यू इम्पल्स, मसल इंतज़ार करता है कि अगला इम्पल्स आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और ऑप्शन डी है आइदर द मसल कॉन्ट्रैक्ट फुली, मसल या तो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, और इसकी डिटेल ये लिखी हुई है कि देर इज़ नो इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द मसल। ऑल और नो रिस्पॉन्स की डेफिनेशन क्या है? आइदर द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स फुली और डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, एंड देर इज़ नो इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन इनसाइड द मसल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये चैप्टर भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर हम पे डिस्कस करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।